हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये पार्ट देखने से पहले फर्स्ट 3 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले क्विक रिवीजन वीडियो देखें, सो दैट आपको सारे चैप्टर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक रिवीजन मिल जाए एंड उसके बाद आप इजीली गेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। गेस्ट पेपर पार्ट 3 में हमने सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किया था एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस कवर किए थे। सो वहाँ पर हमने देखा था 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे एंड हमने 20 से 30 वर्ड्स में आंसर किया था। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यही वर्ड लिमिट रहनी चाहिए। एंड इन केस कोई कोडिंग का क्वेश्चन है या फिर एरर करेक्शन का क्वेश्चन है तो वहाँ पर बात डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ वही करेंगे जो बोला गया है। अगर एरर करेक्शन के लिए बोला गया है तो आप सिर्फ एरर करेक्शन ही करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमें ऐसे 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें कोई भी 3 आंसर करने हैं। मैं आपको दोबारा इन्फॉर्म कर दूँ, यहाँ पर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस पेपर में गिवन होते हैं उन पर मेंशन्ड होता है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से लिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए वो थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, एंड जो आज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के। ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हमें कोड गिवन होगा एंड हमें इस कोड को एनालाइज करके 2 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आउटपुट बताना है एंड देन बी पार्ट, यहाँ पर हमें रीज़न भी बताना है ये आउटपुट क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स 1-1 मार्क के हैं, मींस टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो हम कोड को देखिए, मैंने आपको कोडिंग वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया है कि किस तरह से कोडिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले वो वीडियो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उससे आपकी ही हेल्प होगी एंड आपको कोडिंग क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है इंट नंबर इज इक्वल टू 41। तो यहाँ पर हमने एक नंबर को डिफाइन किया है, मींस एक वेरिएबल है जिसका नेम नंबर है एंड उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 41। ओके, सो यहाँ पर एक और वेरिएबल हमने लिया है साइज, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, एंड देन हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो यहाँ पर स्विच कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस में हमने क्या प्रोवाइड किया है, नंबर। तो हमने नंबर यहाँ पर क्यों मेंशन किया, क्योंकि अब हम जो भी केस वैल्यूज़ लिखने वाले हैं हमें उन्हें मैच करना है नंबर की वैल्यू के साथ, ठीक है। उसी बेसिस पर हम आउटपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यूज़ को स्विच करना है, नंबर की वैल्यूज़ को। तो उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं एंड देन हमने डिफरेंट केसेस प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर केस कीवर्ड के बाद हमने सबसे पहले 29 वैल्यू दी है एंड देन अगर 29 से मैच हो जाता है नंबर तो हमें क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो हमें क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, साइज इज इक्वल टू स्मॉल, ठीक है। इसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब है कि उस केस के लिए एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाती है एंड देन नेक्स्ट केस के लिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ओके, अगर हमने यहाँ पर 29 के बाद हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दी होती तो क्या होता, यहाँ पर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस पर फॉल कर जाती, मींस ये केस चेक ही नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्ज़ाम में भी स्विच स्टेटमेंट लिखने को आती है तो आपको क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखना है। हर केस के बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट में हमें वैल्यू प्रोवाइडेड है 42। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स क्या एग्जीक्यूट करेंगे, साइज इज इक्वल टू मीडियम, देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह से हमने बाकी 2 केस भी प्रोवाइड किए हैं, 44 के लिए साइज इज इक्वल टू लार्ज एंड 48 के लिए एक्स्ट्रा लार्ज, देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई भी वैल्यू नंबर से मैच नहीं हुई, ना ही 29, 42, 44, 48, इनमें से कोई सी भी वैल्यू नंबर की वैल्यू से मैच नहीं हुई क्योंकि नंबर की वैल्यू थी 41। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट गिवन होती है वो एग्जीक्यूट होती है। मीन्स यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, डिफ़ॉल्ट साइज इज इक्वल टू अननोन, तो ये क्यों गिवन है, अगर इन केस कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं करती है तब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग साइज़ अननोन बताया जाएगा, तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो हो जाएगी, बट इसके बाद हमें इसे आउटपुट में कैसे शो करना है उसके लिए यहाँ पर गिवन है system.out.println। आप जानते हैं ये कमांड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, मीन्स आउटपुट में शो करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है, हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग मेंशन की है साइज़, देन हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है कंकैटिनेशन के लिए, एंड देन हमने साइज़ वेरिएबल लिखा है। तो यहाँ पर साइज़ वेरिएबल लिखा क्यों है, क्योंकि जो भी साइज़ की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है आप बताएंगे, यहाँ पर वैल्यू आई है अननोन, ठीक है। तो हमें ये प्रिंट करना है, हमें ये आउटपुट में शो करना है, तो इसलिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा, साइज़ अननोन, ठीक है, ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमें रीज़न भी बताना है। तो रीज़न क्या होगा, ये आउटपुट क्यों मिला है हमें, ये आउटपुट इसलिए मिला है क्योंकि कोई भी जो केस की वैल्यू थी वो मैच नहीं हुई नंबर के साथ, एंड इसलिए जो स्टेटमेंट्स डिफ़ॉल्ट पार्ट में गिवन थी वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो ये रीज़न है जो हमें आउटपुट मिला है। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं बिकॉज कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं की। सो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा, एंड मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए समझाया सो दैट आप एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना करें कोडिंग क्वेश्चंस में, बिकॉज कोडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एंड उनसे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन्हें सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, एंड ये समझिए कि किस तरह से हम कोडिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है सुपर की क्या होती है, एंड देन सेकंड पार्ट में हमें एक रिलेशन गिवन है, हमें बताना है यहाँ पर जेंडर कॉमा सैलरी ये एक सुपर की क्यों नहीं है, रीज़न स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर करते हैं। सुपर की एक रिलेशन में ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जिसके लिए कोई भी 2 टपल्स एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर रिलेशन के एग्जाम्पल के बेसिस पर समझते हैं। अगर हम यहाँ पर एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट बनाते हैं नेम कॉमा एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोई भी ऐसे 2 टपल नहीं है जिनके लिए इन दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। यहाँ पर नेम की भी सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है एंड एम्प्लॉय आईडी की भी सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। बट अगर हम दूसरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जेंडर एंड सैलरी, तो अगर हमने इन दोनों का सेट लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर एंड सैलरी की सेम वैल्यूज़ हैं लास्ट 2 टपल्स के लिए। यहाँ पर जेंडर की वैल्यू है फीमेल एंड सैलरी की वैल्यू है 20,000। सो ये दोनों टपल्स के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पर जेंडर कॉमा सैलरी ये एक सुपर की नहीं है क्योंकि इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट में 2 टपल्स के लिए एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सुपर की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। जब एक डीबीएमएस की बात करते हैं तो वहाँ पर डेटाबेस भी प्रेजेंट होता है एंड जो डेटा स्टोर्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन भी स्टोर्ड होती है, मीन्स मेटा डेटा। तो यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस भी रखता है एंड मेटा डेटा भी स्टोर करता है, इसलिए हम कहते हैं कि डेटाबेस सिस्टम सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का होता है।
देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा, मीन्स जब हम DBMS में जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो सेपरेटली स्टोर होता है एंड जो प्रोग्राम्स हमने बनाए थे इन डेटा को एक्सेस करने के लिए वो अलग होता है। तो प्रोग्राम्स एंड डेटा ये दोनों अलग अलग होते हैं एंड अगर हमें डेफिनेशन ऑफ डेटा या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटा में कोई भी चेंज करना है तो हमें प्रोग्राम्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाई वी से देयर इज इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताया गया है एयरलाइंस कंपनी एक डेटाबेस बना रही है फ्लाइट्स एंड स्टाफ का। तो यहाँ पर दो टेबल हमें बताई गई हैं, फ्लाइट्स टेबल होगी एंड स्टाफ टेबल होगी। तो स्टाफ टेबल की डिटेल्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, हमें बताना है फ्लाइट टेबल की डिटेल्स क्या होंगी एंड वहाँ स्कीमा भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम स्कीमा मेंशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करा चुके हैं, चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम स्कीमा कीवर्ड मेंशन करते हैं, देन टेबल नेम मेंशन करते हैं। यहाँ पर टेबल नेम हमें क्वेश्चन में गिवन है फ्लाइट टेबल, देन पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे एंड जो भी कॉलम्स हम यहाँ पर इस टेबल में इंक्लूड करने वाले हैं उन सभी के नेम मींस उनकी हेडिंग्स मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम्स इंक्लूड करेंगे, फ्लाइट आईडी, फ्लाइट नेम, फ्लाइट फ्रॉम, फ्लाइट टू, ठीक है, ये हमारे 4 कॉलम्स हैं। देन आपको याद रखना है जब भी आप स्कीमा लिखते हैं तो उसमें आपको प्राइमरी की को अंडरलाइन करना होता है, ये हाईलाइट करने के लिए कि जो कॉलम्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं इसमें से प्राइमरी की ये वाली है जिसको हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये चीज़ हाईलाइट करनी है इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी की को अंडरलाइन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डिटेल्स, हमें फ्लाइट टेबल की डिटेल्स देनी है। तो डिटेल्स में क्या होता है, जो नेम आपने स्कीमा में मेंशन किए हैं उन सभी नेम्स को पहले आप लिस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप एक सेकंड कॉलम बनाएं, वहाँ पर लिखें टाइप। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन से कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। आप टाइप की जगह डेटा टाइप भी लिख सकते हैं एंड नेम की जगह कॉलम नेम लिख सकते हैं, आपकी विश है। बेसिकली डिटेल्स में आपको समझाना होता है कि इस टेबल को हम किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं एंड क्या क्या स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने सारे कॉलम नेम्स बताए, देन हम उनके करेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स बताएंगे, मींस कौन से कॉलम में कौन से टाइप की डेटा वैल्यू स्टोर होने वाली है वो हमें यहाँ पर बताना है। देन एक कॉलम हम रखेंगे रिमार्क्स के लिए। तो रिमार्क्स में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये कॉलम हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है फ्लाइट आईडी तो यहाँ पर हमें ये स्पेसिफाई करना है कि ये फ्लाइट आईडी एक प्राइमरी की है, तो ये चीज़ हम रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं। देन फ्लाइट नेम, ये फ्लाइट का नेम है, नेम ऑफ फ्लाइट, तो ये भी हम रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली रिमार्क्स में आपको ये बताना है कि हम कौन सा कॉलम किस लिए यूज़ करने वाले हैं, तो वो सभी चीज़ें हम रिमार्क्स में मेंशन करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये कोड गिवन है, यहाँ पर कुछ एरर है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है एंड देन करेक्ट कोड लिखना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपसे एरर एंड करेक्शन दोनों पूछे जा रहे हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर देंगे एरर, तो उससे स्पेसिफाई हो जाएगा कि पहले आप एरर फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस कोड को पहले समझ लेते हैं। ये एक वाइल स्टेटमेंट का कोड गिवन है, राइट, यहाँ पर हमने वाइल स्टेटमेंट को यूज़ किया है। तो देखिए आप जानते हैं जब हम वाइल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने वाइल स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल दिया है तो पहले हमें उसे इनिशियलाइज करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, राइट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट x एंड उसे इनिशियलाइज भी किया है 1 वैल्यू के साथ, ठीक है। इसके बाद हमें वाइल स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है, तो हम यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, वाइल कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं, देन एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ये टेस्ट कंडीशन होती है, अगर ये ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट होता है एंड अगर ये ट्रू नहीं होती तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर
गलती क्या है आपको ध्यान देना है, जब हम वाइल स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन देते हैं उसके बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता। क्यों नहीं लगाना होता? क्योंकि हमें ये एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, हमें ये एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है स्टेटमेंट्स के साथ। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है x लेस देन और इज इक्वल टू 5, तो इसके बाद हमें ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसलिए यहाँ पर हम ये सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हमें यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या एरर है कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ किया है, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमें करेक्शन वाला पार्ट लिखना है, मीन्स यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, तो जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वाइल स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट उसके बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है। राइट, एक्सप्रेशन के बाद हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर करेक्शन है। एंड देन जो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये स्टेटमेंट गिवन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 की ऑल इन वन बुक परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसमें आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। ओके।